एक्टिंग, जासूसी, इश्क, जेल और मौत। उस जासूस की यही पूरी कहानी है। एक्टिंग के शौक ने उसे पाकिस्तान जाकर सबसे बड़ा नाटक करने का मौका दिया। वहां प्यार हुआ, घर बसाया, बेटा हुआ। पाकिस्तान की सेना में वो मेजर भी बन गया। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि वतन लौटने के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद हो गए। भारत में जब भी जासूसों की चर्चा होती है तो उस शख्स का नाम जुबां पर जरूर आ जाता है। आज की पीढ़ी शायद उस नाम से उतनी वाकिफ ना हो, लेकिन जब भी भारतीय जासूसों पर कोई कहानी पर्दे पर उकेरी जाती है तो बड़े अदब के साथ उस जांबाज के चर्चे होते हैं। भारत ही नहीं, किसी भी देश के लिए ये वो अदृश्य शक्तियां होती हैं जिनके दम पर मुल्क बिना जंग लड़े दुश्मन की मूवमेंट पर नजर रखता है। वो कोई और नहीं, जासूस होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन और मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज लेकर आया हूं स्पाई सीरीज का एक बहुत ही खास वीडियो। आज आपको सुनाऊंगा भारत के ब्लैक टाइगर कहे जाने वाले रविंद्र कौशिक की कहानी। जब भी किसी मुल्क में दूसरे देश के खिलाफ भरोसा कम होता है तो वहां सिक्योरिटी एजेंसीज की भूमिका बढ़ जाती है। न तो पाकिस्तान मानता है और न भारत कि जासूसी जैसा कोई मिशन होता है। लेकिन ये दशकों से चल रहा है और ऐसी स्थिति में अगर जासूस पकड़े जाते हैं तो सरकार उन्हें कभी अपना नहीं कहने वाली। ये बात जासूसों को भी पता होती है, लेकिन यहीं पर आता है फर्ज और राष्ट्र प्रेम। रविंद्र कौशिक की बहन शशि वशिष्ठ एक इंटरव्यू में बताती हैं कि वो 4 बहन भाई थे और उनसे छोटा रविंद्र और उससे छोटा एक और था। सबसे छोटी एक बहन थी। चारों में वो सबसे ज्यादा चंचल और सुंदर था। उसकी शक्ल एक्टर विनोद खन्ना से मिलती थी। जब वो रास्ते पर निकलता तो लोग उसे विनोद खन्ना के नाम से बुलाते थे। वो खुद को एक्टर ही समझता था। राजस्थान के श्री गंगानगर के कॉलेज में रविंद्र ने पढ़ाई की थी। बीकॉम पढ़ते समय उस वक्त उसकी उम्र करीब 20 साल रही होगी। कोई कैमरामैन छिपकर उसकी तस्वीरें लेने लगा। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी मिशन पर जाने वाले ज्यादातर लोग पाकिस्तान बॉर्डर से लगे इलाकों से ही लिए जाते हैं। रविंद्र के साये की तरह वो अजनबी पीछा कर रहा था, हर चीज को नोट कर रहा था। रविंद्र को एक्टिंग का बहुत शौक था। स्टेज पर जाना, बॉर्डर के सीन में आना उसे बेहद पसंद था। वो मोनो एक्टिंग में बहुत तेज था। देश से जुड़े नाटक में वो अपनी एक्टिंग से लोगों को बांध कर रखता था। एक नाटक में उसे इस तरह से दिखाया गया था कि चीन के लोगों ने उसे पकड़कर पीटा है और उसके शरीर पर कई जख्म हो गए हैं। देखने वालों को सब सच लग रहा था। ऑडियंस देखकर रोने लगती थी। लखनऊ में पहली बार रविंद्र की नजर ऑडियंस में बैठे उस शख्स पर पड़ी थी। रविंद्र की बहन बताती हैं कि लखनऊ में रॉ वालों ने उसकी होशियारी देखी, मुलाकात हुई, तारीफ हुई और आगे कहा कि तुम हमारे लिए एक बड़ा काम करोगे। कहा गया कि अगर देश के लिए सच में कुछ करना चाहते हो तो दिल्ली में आकर मिलो। राजधानी में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के अफसरों से मुलाकात हुई। रविंद्र के मन में देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा हुआ। वो एक तरह से तूफान था, कुछ रोमांचक, कुछ दिलेर। रविंद्र को ऐसा लगा कि उसका सपना सच होने जा रहा है। एक्टिंग करने के लिए कमाल का रोल ऑफर हुआ था। फर्क सिर्फ इतना था कि यह किरदार असल जिंदगी में निभाना था। मिशन मिला, रॉ का एजेंट बनकर पाकिस्तान में एक मुसलमान की जिंदगी गुजारने का। भारत सरकार को वहां से खुफिया जानकारी पहुंचानी थी। इस काम के लिए अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे, लेकिन यह सब उसे सीक्रेट रखना था। उस समय अमृतसर पठानकोट वाला इलाका इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए बड़ा सेंटर हुआ करता था। वहां 2 महीने की ट्रेनिंग होती थी। रविंद्र को मुस्लिम नाम दिया गया और इस्लाम के बारे में जानकारी भी। उर्दू बोलना और पढ़ना सिखाया। रविंद्र अरबी पढ़ना भी सीख गए। मैप देखना बताया गया, हथियारों की पहचान बतलाई गई, जासूसी करने के गुर सिखाए गए। कुछ जासूसों के बारे में तो ऐसा भी बताया जाता है कि उन्हें पाकिस्तान भेजने से पहले खतना भी किया गया था।
इसका मकसद सिर्फ एक ही था कि पाकिस्तान में लोग उस पर भरोसा करें कि वो एक पाकिस्तानी मुस्लिम है। शुरुआत में रविंद्र को दुनिया के 7-8 देशों में भेजा गया, उनमें से पाकिस्तान भी एक था। यह एक तरह से ट्रायल था। शुरुआती जानकारी जुटाई गई। 1 साल बीत गया और 3-4 बार रविंद्र पाकिस्तान हो आए। भारतीय एजेंसियों को ऐसा लगा कि रविंद्र और भी बड़ा काम कर सकते हैं। अब एक अलग प्लान बना। परमानेंट स्पाई बनकर उन्हें पाकिस्तान भेजने की योजना बनी। बहन को भी पता नहीं चल पाया क्योंकि वो खुद भी हंसता था और दूसरों को भी हंसाता रहता था। एक दिन सुबह अचानक रविंद्र घर से गायब हो गए। उनकी अब नई पहचान थी। नबी अहमद शाकिर बनकर रविंद्र पाकिस्तान चले गए। भारत में उन्होंने ग्रेजुएशन किया था, लेकिन पाकिस्तान जाकर उन्होंने एक लॉ कॉलेज में दाखिला लिया और ग्रेजुएशन फिर पूरा किया। पंजाबी जुबान और चेहरा पाकिस्तान में घुल मिल गया था। रॉ ने पाकिस्तानी राशन कार्ड भी तैयार करवा दिया था। एक दिन उनकी मुलाकात अमानत से हुई। वो उसे पसंद करने लगे। कुछ दिन बाद पाकिस्तान के अखबार में सेना भर्ती का विज्ञापन देखा। लॉ ग्रेजुएट के तौर पर उन्होंने अप्लाई कर दिया। दिलचस्प यह था कि उनका सिलेक्शन भी हो गया। धीरे धीरे सियासत और दूसरी जरूरी चीजें रॉ को भेजने का मिशन शुरू हो गया। रविंद्र 1 मिनट के लिए भी नहीं भूले कि वो पाकिस्तान में भारत के जासूस थे। उन्होंने रॉ को पाकिस्तान में एटॉमिक पावर स्टेशन, डिफेंस से जुड़ी कई जानकारियां भेजी। इससे खुश होकर भारत की प्रधानमंत्री ने उन्हें ब्लैक टाइगर का खिताब दिया था। रॉ के अफसरों के कहने पर रविंद्र ने घर वालों को बताया था कि वो दुबई में काम करते हैं। 1981 में उन्हें भाई की शादी में भारत आने की इजाजत मिल गई। वो सबके लिए गिफ्ट लेकर आए थे। किसी के लिए जैकेट तो किसी के लिए नए सूट लाए। सबको बताया कि दुबई में उनकी बहुत बढ़िया जॉब है। किसी को पता नहीं चला कि वो पाकिस्तान में रह रहे हैं। रविंद्र के पिता एयरफोर्स में थे। घर वाले रविंद्र पर दबाव बनाने लगे कि शादी कर लें, लेकिन रविंद्र ने तब जाकर खुलासा किया कि उन्होंने शादी कर ली है। उन्होंने बताया कि लड़की का नाम अमानत है। बहन शशि बताती हैं कि उसकी बात सुनकर पापा को बहुत बुरा लगा। उसने यह भी बताया था कि पत्नी को बच्चा होने वाला है। यह सुनकर सभी हैरान रह गए कि घर वालों को कुछ भी नहीं पता चला था। घर वालों ने आखिरी बार 1981 में उसे देखा था। जब अरीब पैदा हुआ तो रविंद्र यानी नबी अहमद ने सोचा था कि वो उसे मां से जरूर मिलवाएगा। अमानत को पता नहीं था कि उसका शौहर एक हिंदुस्तानी है। 1983 में इनायत मसीह नाम के पंजाब के जासूस को पाकिस्तान भेजा गया। उसे पाकिस्तानी सेना में नबी अहमद के नाम से नौकरी कर रहे शख्स से कराची में मिलने को कहा गया। जिन्ना गार्डन में मुलाकात हुई। वहां कोई नहीं था। पाकिस्तान पुलिस अचानक रेड करती है और वो पकड़ लिए जाते हैं। दरअसल पाकिस्तान पहुंचते ही इनायत मसीह को पकड़ लिया गया था। टॉर्चर करने पर उसने बता दिया कि रविंद्र कौशिक नाम का शख्स नबी अहमद बनकर पाकिस्तान सेना में नौकरी कर रहा है। उसी से मिलने वो आया था। तब तक नबी अहमद यानी रविंद्र पाकिस्तान सेना में मेजर बन चुके थे। 1983 में उन्हें सियालकोट जेल में डाल दिया गया। उन्हें यकीन था कि पकड़े जाने की खबर मिलते ही भारत सरकार उन्हें छुड़वा लेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिल्मों में जैसा दिखाया जाता है उससे भी बुरा सलूक जासूसों के पकड़े जाने पर होता है। पीट कर बर्फ पर लिटाया जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगाया जाता है, खड़ा करके बांध दिया जाता है जिससे वो सो भी ना सके। करीब 3 साल तक उन्हें 5x5 की कोठरी में रखा गया। उन्हें रोशनी नहीं दिखाई देती थी। रोज पूछा जाता कि भारत सरकार को क्या जानकारी भेजी है। कौशिक मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकते थे, इसलिए वो चुप रहे। कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी। कई साल बाद परिवार को रविंद्र कौशिक का भेजा एक खत मिला। यह खत रविंद्र के पिताजी को मिला था।
रविंद्र की बहन का मानना है कि उस खत को पढ़ने के बाद उनके पिताजी सदमे में चले गए थे, क्योंकि उसमें रविंद्र के पाकिस्तानी जेल में कैद होने का राज खुल गया था। इसी सदमे से उनके पिताजी का निधन हो गया और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पिताजी के देहांत के कुछ दिन बाद रविंद्र की बहन को घर में साफ सफाई करते हुए एक मुड़ा तुड़ा कागज पड़ा मिला, जिस पर उर्दू में कुछ लिखा था। यह दूसरा खत था जो रविंद्र ने भेजा था। घर में एक पिताजी ही थे जो उर्दू भाषा जानते थे। किसी उर्दू के जानकार से चिट्ठी पढ़वाई, तब जाकर पता चला कि रविंद्र पाकिस्तान की जेल में है, लेकिन परिवार के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं था जिसे भारत सरकार को वो दिखा सके। बाद में फांसी की सजा को कोर्ट ने 25 साल जेल में तब्दील कर दिया। उन्हें मियां वाली जेल में रखा गया। उसी जेल में 2 भारतीय जासूस करामत राही और गोपाल दास भी बंद थे। बाद में करामत राही ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने सुप्रिंटेंडेंट से बात की थी कि रविंद्र अकेले काफी समय तक रहे हैं, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने रविंद्र को उनके बैरक में डालने की गुजारिश की ताकि वो कुछ गपशप मारते रहें। क्या पता उनकी मानसिक स्थिति इससे ठीक हो जाती। सूरतगढ़ रेडियो स्टेशन के कार्यक्रम पाकिस्तान की जेल में भी सुने जाते थे। रविंद्र ने घर वालों को लिखा कि यहां मिट्टी की खुशबू प्रोग्राम सभी सुनते हैं। रविंद्र ने रेडियो स्टेशन से भी अपील की थी कि परिवार वालों का कुछ समाचार दे दिया जाए। रविंद्र कौशिक की बहन की छोटी बेटी आयु को किसी बहाने से रेडियो स्टेशन पर बुलाया गया। वहां दूसरे तरीके से जानकारी पूछते हुए रेडियो के जरिए रविंद्र को घर वालों का समाचार पहुंचाया गया। रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तान की जेल में वो प्रोग्राम सुना। उन्हें तब जाकर पता चला कि उनके पिता का निधन हो चुका है और उनका भाई भी वहां से शिफ्ट होकर जयपुर चला गया है। रविंद्र कौशिक को एहसास हो गया कि अब शायद वो कभी जेल से नहीं छूट पाएंगे। उन्होंने अपने बेटे की तस्वीर राही को संभाल कर रखने को कहा। आखिरी चिट्ठी रविंद्र ने घर वालों को भेजी और बताया कि उन्हें सांस की बीमारी है, दवा भिजवा दो। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उन्होंने कहा था कि वो परिवार को एक बार देखना चाहते हैं। जेल में रविंद्र को टीबी ने जकड़ लिया था। नवंबर 2001 में टीबी और दिल का दौरा पड़ने से भारत का यह जासूस हमेशा के लिए खामोश हो गया। शव भी अपने मुल्क नहीं आ सका। मुल्तान जेल में उसे दफना दिया गया। परिवार वालों के दिल में यह दर्द आज भी है कि रविंद्र की भेजी सूचनाओं ने देश में 20,000 से ज्यादा जवानों की जान बचाई होगी, लेकिन भारत सरकार ने उसे बचाने के लिए कुछ नहीं किया। बहरहाल ब्लैक टाइगर आज भी भारतीयों के दिलों में जिंदा है। स्पाई सीरीज में अगर आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर लौटूंगा एक और जासूस की सनसनीखेज कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।